आने वाले रमजान के समय बड़ी प्लानिंग है इजराइल की अल अक्सा मस्जिद पे हमला करने की। गाजा के इस विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। फोकस इस समय देखिए वेनेजुएला, ईरान, सारी चीजें हो रही हैं उस पे है, लेकिन उस बीच में गाजा में क्या हुआ, गाजा में क्या हालात है, लेबनान में क्या हालात है, यमन में क्या हालात है, यमन में बहुत कुछ हो रहा है, सीरिया में क्या हालात है, ईरान तो हम डिस्कस करते ही। आज हमने दो वीडियो हमने डाले, दिन का एक वीडियो इंटरनेशनल और अभी एक वीडियो डाला वेनेजुएला पे, दो वीडियो डाले और ये मैं गाजा पे केंद्रित करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने वो दोनों वीडियो देखे और इस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो गाजा में देखिए अल अक्सा मस्जिद को लेके एक बड़ी प्लानिंग हो रही है। उसमें जो एक अमेरिका ने थोड़ा प्रेशर डाला था कुछ दिन पहले। मैंने करीब 28 को मैं गया था ईरान, उसके बाद मैं लौटा हूं 3 तारीख को। कल मैंने गाजा पे वीडियो जारी किया था और आज भी मैं, टाइम हो गया है मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपना ये फर्ज समझता हूं कि जितनी भी देर से आप तक पहुंचे गाजा पे वीडियो, क्योंकि गाजा को हमें भूलना नहीं है। हमें डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है बहुत सारी चीजें। जो ये, अब ये नहीं कहने कि वेनेजुएला में जो हुआ वो एग्जैक्टली डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका एक पहलू तो है ही जो इजराइल जिसका फायदा उठा रहा है। अभी आज देखिए गाजा में ईस्टर्न एरियाज में इजराइल ने काफी बम्बार्डमेंट किया है। उसके बाद कई जगह वो येलो लाइन को उसने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। पूरी तरह से इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि वेनेजुएला में जो हो रहा है उसकी आड़ में वो येलो लाइन को आगे बढ़ाता चला जाए और शर्म अल शेख जो अग्रीमेंट हुआ था, जो पूरा पीस ट्रीटी हुई थी, वो कोलैप्स कर जाए। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि एक और स्टडी आई बड़ी जबरदस्त कि पिछले 4-5 दिनों में जो हमास के एक तो 200 फाइटर्स जो राफा में हैं उनकी संख्या बढ़ी है। इसका मतलब है कि हमास वहां रीइंफोर्समेंट भेजने में कामयाब हो गया। दूसरी बात जो इजराइल नजरअंदाज करता है, इजराइल ये मानता है कि उसने जो असैसिनेशंस किए हैं, और अभी आपने देखा कि अबू उबैदा का असैसिनेशन हुआ, मतलब अनाउंस हुआ, अभी वो पहले हो चुका था, ये ट्रूस के पहले हो चुका था। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण हमास के लीडर्स का ट्रूस के दौरान असैसिनेशन हुआ। अब इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि इससे हमास खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि 2000 से लेकर 2006 के बीच, यानी सेकेंड इंतिफादा को जो ओवरलैप करता है पीरियड, फिर 2006 के जो चुनाव होते हैं पैलेस्टीन में जिसमें हमास जीतता है, उस बीच 134 असैसिनेशन इजराइल ने किए, जिसमें 367 हमास के फाइटर्स को, मतलब वो उसमें मारे गए, शहीद हुए। अब जब ऐसी स्थिति है उसमें तो हमास को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के रूप में वो फिर उभर गया। सो बेसिकली क्या है कि सीआईए ने एक स्टडी की थी और 2009 की ये स्टडी, उसमें एक मेथोडोलॉजी एस्टैब्लिश की उन्होंने, और वो उसमें उन्होंने ये कहा कि असैसिनेशंस का क्या असर होता है। जो ऐसे क्रांतिकारी संगठन होते हैं या जो एक आजादी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं या क्रांति कर रहे होते हैं, उनमें असैसिनेशंस का क्या असर पड़ता है, स्पेशली टॉप लीडरशिप का। तो उस स्टडी में उन लोगों ने पाया कि जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कुछ कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी जैसे भारत में माओवादी आप ले लीजिए, तो उनके अगर लीडरशिप को, क्योंकि वहां एक डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म जो एक पॉलिसी होती है और कि नीचे, ऊपर से नीचे डेमोक्रेसी जाती है, या मतलब नीचे, मतलब ऊपर जो है एक बार जो तय हो जाता है वो इम्प्लीमेंट होता है, फिर नीचे बहुत ज्यादा आजादी नहीं रहती डिसीजन लेने की। और खासतौर पे माओवादी जो गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं, तो उनको बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि उसमें जो टॉप लीडरशिप है वो बुरी तरीके से वहां पर अभी एलिमिनेट भी हुई है छत्तीसगढ़ के आसपास, और ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन क्या उसका असर उसी तरीके का पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस पे पड़ रहा है? अब इस पे यहां पर एक डाइवर्जेंस आ जाता है। अमेरिका का ये कहना है, अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो वेनेजुएला वगैरह में जो रिसर्च कर रहे हैं सीआईए में, उनका ये कहना है कि हमास पे असर नहीं हुआ है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ये मैंने कितनी बार आपको, जो झड़पें हुई हैं, जो जंगें हुई हैं पिछले 2-2.5 साल में, कई बार मैंने आपको ये बताया है कि जो डिसेंट्रलाइज जो स्ट्रक्चर है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का, अलग अलग ग्रुप्स का डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, उससे क्या होता है कि अगर आप
सर काट भी दीजिए तो हाथ लड़ता है, बदन लड़ता है, धड़ लड़ता है। ये बड़ी अजीब, ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए कुछ तो प्लानिंग से बनता है, लेकिन कुछ ये इसके पीछे डिवाइन गाइडेंस भी होती है। अब ये लोग कहेंगे कि ये कैसे, लेकिन अब है भाई, ये सच्चाई है। डिवाइन गाइडेंस के मतलब एक, अच्छा दूसरी बात, एक इस साइंस भी है इसमें, लेकिन वो साइंस ऐसी है जिसको बहुत जो एथीस्ट टाइप के साइंटिस्ट हैं नहीं समझेंगे, या जो एथीस्ट टाइप के साइंटिफिक थिंकिंग वाले हैं, बहुत सारे मार्क्सिस्ट भी उसको नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक अजीब तरह की कलेक्टिव विल जो एक पैदा होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उन लोगों में पैदा होती है जो बहुत सफरिंग से गुजरे। जैसे रशियन रेवोल्यूशन के पहले जो वर्ल्ड वॉर चलते हुए रशियन रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि रशियन सेना को बिल्कुल छोड़ दिया गया उसके रूलिंग क्लास ने मरने के लिए, और वो लोग मरते हैं, और तो कोई मतलब उनमें उनके पास इक्विपमेंट नहीं, उनके पास ये नहीं, और वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं वो। तो उसने विद्रोह कर दिया, और वो फिर लेनिन को बैठाया, कम्युनिस्ट पार्टी को, वो सत्ता में ले आए, जो वहां के सैनिक थे और उसके मतलब किसानों और मजदूरों के साथ मिलके। और उसके बाद वो 4 साल सिविल वॉर लड़े, इतनी कठिन परिस्थितियों में, कुछ था नहीं रशा में, सब कुछ वहां के एलीट ले गए थे, फिर 11 देशों ने हमला कर दिया, लेकिन वो लड़े एकताबद्ध तरीके से। उसी तरीके से फिलिस्तीन में एक लंबा शोषण का इतिहास रहा है, लंबा इतिहास रहा है 1948 के बाद से, और वो इतिहास बनता चला गया, उसमें कोई रिलीफ नहीं मिली है। कि अगर मान लीजिए फिलिस्तीन 1948 में पार्टीशन प्लान एक्सेप्ट कर लेता तो 45% जमीन मिल जाती, फिलिस्तीनी राज होता। बेकार साहब, कोई इसका मतलब नहीं होता, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, तो उससे एक लोगों को सेटिस्फैक्शन होता, एक हिस्सा कम से कम उससे ऐसा होता कि जो उससे खुश रहता इतना, लेकिन वो हुआ नहीं। और उसके बाद एक के बाद एक जो 93 में जो अकॉर्ड्स हुए, ऑस्लो अकॉर्ड्स, उनमें भी कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला। फिर सेकेंड इंतिफादा हो गया, लगातार आप देखिए तो फिलिस्तीनी संघर्ष करते चले जा रहे। जो लोग संघर्ष करते जाते हैं, और वो एक राष्ट्रीयता होती है, जैसे वहां पर रशिया में जो रूसी राष्ट्रीयता थी, चाइना में जो हैन नेशनैलिटी थी, वो उसने भी बहुत 1911 के में जब चाइनीज एम्पायर खत्म हुआ तो बहुत झेला। उसके बाद उन्होंने वहां के जो किसान हैं, उन्होंने फिर कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी की माओ सेतुंग के नेतृत्व में। तो अब जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के साथ भी मुद्दा यह है कि एक लंबी सफरिंग का इतिहास है, और उस सफरिंग के इतिहास में जो एक अजीब तरह की, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता रैशनली, उसको समझना पड़ेगा, एक अजीब तरह की इमोशनल रैशनल, दोनों इमोशनल भी रैशनल भी कलेक्टिव विल पैदा होती है। वो कलेक्टिव विल ऐसी होती है, टूटती नहीं है। अब एक ऐसी चीज जो शरीर से जुड़ी ही नहीं है, वो कैसे टूटेगी? आप शरीर को मार दोगे, लेकिन वो विल रहेगी, और वो सारे इंसानों में, या तो आप एक एक फिलिस्तीनी को खत्म करो, या तो एक एक फिलिस्तीनी, अब 20 लाख गाजा में है, 30 लाख वेस्ट बैंक में है, 20 लाख इजराइल के अंदर हैं, कुछ लोग 25-30 लाख भी इजराइल के अंदर कहते हैं, हो ही गया 70-80 लाख फिर दुनिया में फैले हुए हैं। तो 1.5-2 करोड़ की पॉपुलेशन को आप ऐसे मार तो सकते नहीं हो, कहां कैसे मारोगे सबको? तो वो जो कलेक्टिव विल एक बनी है रेजिस्टेंस की, और उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस आइडेंटिफाइड है कुछ लोगों के साथ। अब जब वो लोग नहीं है, मान लो जैसे ये सिनवार है, उनका ऐसा मतलब वो तो खैर लड़ते हुए, लेकिन जैसे इस्माइल हानिया है, उनका असैसिनेशन हुआ, या जैसे जो ओमान पे हमला, कतर पे जो हमला इजराइल ने किया था, जिसमें ये कोशिश थी कि खलील हैया और तमाम जो और लीडर, खालिद मिशाल, इन सबको मार दिया जाए। तो खैर वो नहीं हुआ, उससे पूरा खेल ही पलट गया। लेकिन अगर वो हो भी जाता तो जो एक नए लोग अपने आप पैदा होते, क्योंकि ये ऐसा आंदोलन है जिसमें अब ये बात कही गई है कि देखो हम लोग कभी भी जा सकते हैं, हर एक को तैयार रहना है एक लीडरशिप अज्यूम करने के लिए। इसीलिए इतने सारे असैसिनेशन हुए, बताइए, सब मतलब अभी तक हो रहे हैं, लेकिन वो संगठन नहीं टूट रहा है, क्योंकि वो नए फोर्सेस आ जाती हैं और वो इंस्पायर होती हैं कि उनके अगर बड़े लीडरशिप अगर शहीद हुए
और शहादत का एक अलग किस्म का वहाँ एक वो भी है कि भाई उससे एक सबाब मिलता है और इससे बड़ा कोई सबाब नहीं होता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए ईरान में भी मैं गया, मैंने यही देखा कि शहादत का वहाँ एक अजीब तरह का जज्बा है और वो एक ईरानी जनता को बांधे हुए एक बड़े हिस्से को, और उतना ही चाहिए रेजिस्टेंस के लिए। एक बड़ा हिस्सा ईरान का ऐसा भी हो सकता है जो मध्यवर्गीय है, उच्च वर्गीय है, बहुत सारे नया पैसा आया है उसके पास, लेकिन बीच बीच में उसकी पर्जिंग भी होती रहती है, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी, जो वहाँ पर जो इमाम खामनेई की जो पूरी अपनी रिजीम है वो करती रहती है। वहाँ की सरकार पेजिशकियान है, वो थोड़ा सा वहाँ पर एक सरकार और जो एक जिसको विलाय फिक कहते हैं, जो एक तरह से मौलाना का रूल है, क्लेरिक्स का रूल है, वो एक थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। वो सरकार में सीधे मौलाना नहीं आते हैं, वो उसका इलेक्शन होता है, उसमें अप्रूवल होता है जो वहाँ की शूरा काउंसिल है उन सबसे, लेकिन उसमें इलेक्शन लोग इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। अब जैसे पेजिशकियान है, वो डॉक्टर हैं, और भी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे धार्मिक कामों से नहीं जुड़े, वो इलेक्शन लड़ते हैं। और उनके ऊपर फिर तो इसलिए जो रियल पावर है वो कहाँ है, ये लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। अमेरिका ढूंढ ही नहीं पाता है कि हम वहां पर मौलानाओं तक पहुंच पाए ठीक से। तो अब ईरान की स्थिति दूसरी, वहां इसलिए दूसरी तरीके के डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन जो फिलिस्तीन की स्थिति है, उस खास परिस्थितियों में आप देखिए तो ये जो कलेक्टिव विल एक इमर्ज की है, इसने इतना झेला है। पिछले देखिए 5-6 दिनों में, एक हफ्ते में चलिए मान लीजिए, क्योंकि 28 को मैं गया, एक हफ्ते में अभी तक जो जिस लेवल पे इजराइल सिविलियंस की किलिंग 11 अक्टूबर के बाद भी कर रहा था, उसमें भी भारी गिरावट आई। उसके एग्जैक्ट आंकड़े मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन उसमें भी भारी गिरावट आई। उसके बाद जो अंदर से अभी एड नहीं पहुंच रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो पुरानी समस्याएं, जो यानी पुरानी नहीं, 28 तारीख के पहले जो समस्याएं थी वो नए साल में भी जारी हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी बन रहे हैं, यानी स्कूल वहां पर खुल गए हैं, वहां पर पानी की जो किल्लत है उस पर काम हो रहा है। उसके बाद एड कई जगह से और वहां पर आ रही है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो गाजा को एक अलग मुकाम देती है। वेस्ट बैंक में मैं हर बार बात करता था, मैं ज्यादा बात कल करूंगा क्योंकि ये मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूं, टाइम अब रात भी हो गई है। लेकिन वेस्ट बैंक में भी पिछले एक हफ्ते में कम से कम 67 एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस हुए, 67 एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस हुए। उसके बाद यमन में देखिए क्या है, यमन में सऊदी अरेबिया और यूएई में आपस में वो भिड़ गए, और आपस में भी ना कहा जाए, यूएई अब इजराइल के साथ चला गया, और सऊदी अरेबिया, सोचिए सऊदी अरेबिया को कितनी कोशिश हुई कि वो यमन में जो अंसारुल्लाह सरकार है उसके खिलाफ भड़काने की, लेकिन वो सफलता नहीं हासिल हुई। सऊदी अरेबिया यूएई से लड़ रहा है इस समय। उसके बारे में भी हम तफसील से आने वाले 1-2 दिनों में बताएंगे। लेबनान में भी वही स्थिति है, अपर हैंड अभी भी हिजबुल्लाह का बना हुआ है। लेबनान में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, कोई डिसआर्ममेंट नहीं हुआ है। सीरिया में जो स्थिति है वो भी वही ऐसी बनी हुई है, वहां पर भी इंस्टेबिलिटी है। इजराइल जो डेविड्स कॉरिडोर बनाना चाह रहा है उसकी कोई अभी सूरत नहीं नजर आ रही। तो ये आप देखिए, इराक की भी स्थिति मैंने बताई थी आपको कि इराक में जो पॉपुलर जो मिलिशियाज हैं प्रो ईरान, वो लोग चुनाव में भी मजबूत हुए, तो इसलिए वहां भी स्थिति दूसरी तरह की। ईरान तो मैं देख ही के आ रहा हूं कि वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो ये अच्छा ईरान पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर मेरे पास कुछ फैक्ट्स आ गए हैं, वीडियोस भी आ गए हैं, तो वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में बताऊं, और अपनी जो ईरान यात्रा को भी उस बीच बीच में बताता रहूं। क्योंकि अभी देखिए वेनेजुएला हो गया अचानक, तो वो जो मैंने सोचा था कि ईरान पे मैं अलग से कुछ करूंगा, तो इसको साथ ही करना होगा, और उसको लेकिन मैं सारा कवर करूंगा, एक एक चीज कवर करूंगा जो ईरान की ट्रिप में। तो ये देखिए आज का वीडियो था, शॉर्ट वीडियो है। कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।